साथियों नमस्कार। साथियों, बंगाल के बाद अब यूपी में से भी इलीगल तरीके से आए हुए बांग्लादेशी निकल करके भाग रहे हैं और ठीक उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे दवाई छिड़कने पर चूहा बिल में से निकल के भागता है। योगी जी ने आदेश दे दिए हैं कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, इलीगल प्रवासियों को खोजा जाएगा, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और 45 दिन के अंदर अंदर उसे यहां से भगा दिया जाएगा। इस तरह की पूरी कार्यवाही बड़ी तेजी से पूरे यूपी में चल रही है। इसके अलावा यूपी में लगभग हर मदरसे को स्कैन किया जाएगा और बच्चों की जानकारी मांगी जा रही है कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों की पूरी जानकारी दी जाए, कहां से आए हैं, कहां के हैं, कब से रह रहे हैं, किस तरह का इनका व्यवहार है, कौन कौन सा मौलाना यहां पर काम करता है, कहां से आया हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हर चीज स्कैन करी जा रही है। हालांकि यूपी में यह काम पहले से चल रहा था। आपको अभी मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा जिससे आप जानेंगे कि यूपी इस काम को बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन अब इन्होंने स्पीड तेज कर दी है जब से ये दिल्ली में बम ब्लास्ट वाली घटना हुई थी। बंगाल किस तरह से इस समय इन लोगों से बच रहा है, यानी कि जिस तरह से इन्होंने बंगाल को घेर लिया था, अब बंगाल धीरे 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 इनसे मुक्ति पा रहा है और ममता बनर्जी बिल्कुल चुप पड़ गई हैं। पिछले 2 दिन से तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, योगी जी ने बोल दिया है कि जितने भी लोग घुसपैठिए हैं इन सभी को ढूंढा जाए। सारे ऑफिशियल से कह दिया है कि इन्हें ढूंढ ढूंढ करके निकालो, डिटेंशन सेंटर में डालो। और एक खबर यह भी आ रही है कि ये जो घुसपैठिए हैं जो यहाँ पर किसी गलत इरादे से आए हुए थे, उनको ऊपर से निर्देश मिले हैं उनकी नेटवर्क से कि अभी वो थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाएं और नेपाल की तरफ जाएं। तो ऐसी कुछ खबरें भी आई हैं कि कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स नेपाल की तरफ भी गए हैं और वहां पर जाकर के पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए नेपाल में रहे, फिर इस तरह की हिमाकत करने का प्रयास करें। तो उसका भी इलाज योगी जी ने किया हुआ है, बताते हैं क्या है। इसके अलावा यूपी में मदरसों के लिए नया नियम है और एटीएस को देनी होगी सभी छात्रों और मौलानाओं की हर जानकारी। योगी जी ने ये जो काम दिया है कि हर मदरसे को स्कैन करना है, ये काम अल्पसंख्यक मंत्रालय या किसी और सरकारी बॉडी को नहीं दिया है, एटीएस को दिया है, एंटी टेरर स्क्वाड को, जिससे कि कोई कमी ना रहे, कोई द्वंद्व ना रहे, हर चीज स्पष्ट होकर के आए और उस तरह से कार्रवाई हो जैसे किसी टेररिस्ट के लिए की जाती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि मदरसों में सिर्फ टेररिज्म ही होता है, लेकिन हाँ, मदरसों का प्रयोग किया जा रहा है कुछ रेडिकल लोगों द्वारा, जिससे कि उन बच्चों को भड़काया जा सके जो अभी नए नए पढ़ना सीखे हैं, उन बच्चों को रेडिकल बनाया जा सके और कल को उनसे फिर गलत काम कराए जा सकें। ये पूरा एक नेटवर्क चलता है जिसमें कुछ गलत इरादे से विदेशों में बैठे हुए लोग पाकिस्तान के ज़रिए, कभी बांग्लादेश के ज़रिए, कभी कहीं और से हमारे यहाँ के लोगों को भड़काते हैं और फिर धीरे 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 उनके ज़रिए यहाँ पर दंगा फसाद ये सब करवाते हैं। दुनिया में और भी जगह पर मुसलमान रहते हैं। आप सऊदी में देखिए, आप यूएई में देखिए, तमाम और देशों में देखिए, सेंट्रल एशिया में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश तो इंडोनेशिया है, लेकिन वहाँ भी तरीके से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप हिंदू होकर के अगर आप यूएई जाते हैं और वहाँ दिवाली मनाते हैं तो बड़े अच्छे से मनाने दी जाती है। जैसे हमारे देश में ये कोशिश रहती है कि भाई हर त्यौहार में कोई ना कोई बवाल किया जाए, वहाँ पर आपको ज़्यादा सेकुलर महसूस होता है। विद द टाइम आप देखोगे और ज़्यादा उनमें एक्सेप्टेंस आएगी। सऊदी में भी ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि जो है सबको ही ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो प्रयास चल रहा है और पिछले 11-12 साल से जो प्रयास चल रहा है वो यही है कि कैसे भी करके देश को इतना ज़्यादा अस्थिर कर दो कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार हिल जाए। वो इनका बस ये है। और यहाँ का आप आज़ादी के आसपास से देखिए, जो पाकिस्तान को बनाया गया तोड़ करके, वो किस माइंडसेट के साथ बनाया गया था? इसी माइंडसेट के साथ बनाया गया था। अभी भी चैन नहीं पड़ रहा। भारत के 3 टुकड़े किए गए थे। पाकिस्तान इधर, जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, इधर ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, भारत इधर। किस वजह से किए थे? धार्मिकता के आधार पर। और आज भी किस बात की लड़ाई है? इसी धार्मिकता की है। तो यानी कि आपने पहले जो टुकड़ा किया था वो तो किसी मतलब का रहा ही नहीं। तो इनकी जो भारत में पॉलिसी रही है पिछले लगभग 100-150 साल से, वो यही रही है कि कैसे भी करके नफरत को जगाए रखो जिससे कि इनकी सत्ता काबिज रहे। बहरहाल, मैं उस फिलॉसफी में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि यूपी में हर मदरसे को स्कैन किया जा रहा है। ये काम ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट किया है, ये पिछले कई महीनों से हो रहा है। योगी जी को पता है कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसलिए योगी जी ने पिछले कई महीनों से, आपने गौर किया होगा, मैंने वीडियो बना करके बताया भी था कि जितने भी क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर पहले ही स्कैनिंग कर ली थी और जितने भी इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे उनको हटा दिया गया है।
लगभग 350 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाया गया है। ये मई की खबर है, जिसमें मैंने बताया था 104 मदरसा, 1 मस्जिद, 5 मज़ार और 2 ईदगाह ऐसे थे जो इलीगली बनाए गए थे, और इलीगली बनाकर इनका प्रयोग किया जा रहा था ऐसी बातों को फैलाने में जो नफरती हों। इनका प्रयोग किया जा रहा था कि नेपाल की तरफ से आने वाली चीज़ों को यहाँ रुकाया जाए और फिर यहाँ से उन्हें सिखा पढ़ा के आगे यूपी में भेजा जाए। हो सकता है हथियारों की भी तस्करी होती हो। मैंने कल वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर वीडियो बनाया था, उसमें भी इसके बारे में बताया था और बताया था किस तरह से हथियारों को एक रैकेट पकड़ा गया है और ये हथियार किस तरह से पाकिस्तान से भारत में आते थे ड्रोन के माध्यम से। तो ये जो काम होते हैं ये सब बॉर्डर पर होते हैं, और जहां बॉर्डर से अंदर आना आसान है, जैसे नेपाल बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है, बड़ी आसानी से आया जा सकता है। बांग्लादेश का बॉर्डर है, उधर का उपयोग किया जाता है बंगाल के रास्ते, क्योंकि भाई सरकार उनकी फ्रेंडली है तो आसानी से अंदर आया जा सकता है। तो इन जगहों से बहुत प्रयास किया जाता है, इसलिए यहां पर ज़्यादा सख्ती बरतने की आवश्यकता है। यूपी सरकार पहले से इस काम को कर रही है। इसके अलावा आप देखें, ये मैंने बताया कि 1 वर्ष पहले की खबर है जहां पर एटीएस ने भी ये मकतब जितने हैं इन पर स्कैनिंग करी थी और लंबे समय से ये चल रहा है। 473 मकतबों में कहाँ से हो रही है फंडिंग का भी पूरा रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। जी हाँ, फंडिंग का भी, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे चल रहा है तुम्हारा मदरसा, क्या पढ़ा रहे हो, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें। ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ से इस समय टीएमसी बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी है, यानी ममता बनर्जी, वो ये कि बड़ी संख्या में बंगाल से लोग निकल के बांग्लादेश के बॉर्डर पर या बांग्लादेश में जा रहे हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था इसी चैनल पे। तो आप ये जानिए कि एक आंकड़ा आया है कहीं से, वेबसाइटों पे चल रहा है कि लगभग टोटल 40 लाख लोग ऐसे हैं जो निकल के बॉर्डर पर जाने की जिनकी संभावना है। अभी कुछ हजार लोग पहुंचे हैं, लेकिन संभावना जिस हिसाब से ट्रेनों में भीड़ है, जिस हिसाब से सड़कों पर भीड़ है, बस स्टैंड पर भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, करीब 40 लाख लोगों के जाने की संभावना है जो अपनी तरफ से जा रहे हैं। बाद में एसआईआर के बाद निकलेंगे तो अलग है, वो तो मुझे लग रहा है 1 करोड़ पार कर जाएगा बंगाल में। आप कहेंगे इतना बड़ा आंकड़ा कैसे बोल रहे हो? इसका एक सबूत देता हूं मैं आपको। देखिए, कलकत्ता में एक गुलशन कॉलोनी है, एसआईआर के स्कैनिंग में ये आई। गुलशन कॉलोनी में बताया जाता है कि यहां 2 लाख लोग रहते हैं और रहते भी हैं। जब उन सभी का स्कैन किया गया तो यह पाया गया कि वहां पर वैलिड वोटर आईडी तो केवल 2000 लोगों का है, केवल 2000 लोगों का। बाकी सबके पास वोटर आईडी तो है लेकिन इनवैलिड है। वहां के लोगों से पूछा गया कि भाई क्या सीन है यहाँ का, तो उनका कहना यह था कि गुलशन कॉलोनी में जो 90% लोग रह रहे हैं वो सब अवैध बांग्लादेशी हैं। बाकी अंदाजा आप लगा लीजिए। मैंने पूरे बंगाल की बात नहीं करी, पूरे कलकत्ता की बात नहीं करी, कलकत्ता में भी गुलशन कॉलोनी की बात करी है जहां 2 लाख लोग रह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए। इसलिए ममता बनर्जी का हलक सूख गया है, समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप लोग चीज पर गौर करना कि आप कहेंगे कि ममता बनर्जी इन लोगों के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही हैं। तो जितने भी लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं ऐसे नेताओं के जरिए, वो ये जानिए कि इन नेताओं का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि आपके ज़रिए, आप अगर अवैध तरीके से आए हैं या आप जिस भी कम्युनिटी के हैं, आपके ज़रिए कैसे भी एक वोट डलवा लें अपने पक्ष में। जब इन्हें पता चल जाता है कि आप उनके वोट के मतलब के नहीं रहे, एसआईआर के ज़रिए आपका नाम कट गया है, फिर आप चाहे भागें, चाहे मरें, चाहे गिरें, इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी है, ममता बनर्जी को इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि भाई अब इनका नाम तो एसआईआर में कट ही जाएगा, फिर तो मेरे मतलब की ये है ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ एसआईआर तो होके रहेगी। तो इस तरह से एक पूरा कार्यक्रम अभी बंगाल में चल रहा है और सफाई जो चल रही है बंगाल में, इससे बंगाल मुक्ति पा लेगा इन लोगों से। और जानिए, अगर बंगाल से ही 1 करोड़ लोग निकल जाते हैं तो सोचिए पूरे देश में कितने होंगे। अच्छा, एक आंकड़ा मैं आपको और देता हूं। हमने समय समय पे इसी चैनल पर चर्चा करी है, आपको वीडियोस मिलेंगे। जब हरियाणा का इलेक्शन आया था लास्ट ईयर, हरियाणा में जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तब आपने गौर किया हो तो हरियाणा के रिजल्ट के बाद वहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन से जो एमएलए जीता था कांग्रेस का, लगभग 98,000 वोट से जीता था। वो किस क्षेत्र से जीता था? वो नूह के पास के क्षेत्र से जीता था।
और ये वो क्षेत्र है जहां पर कथित तौर पर बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज और इलीगल तरीके से आए हुए लोग बसे हुए हैं। यह भी बताया गया था कि इन लोगों ने बड़ी मात्रा में इसको वोट भी दिया है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड्स भी हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो खान है, इसका मैं नाम बताता हूं आपको, ये मम्मान खान सबसे ज़्यादा वोट से जीता था, फिरोजपुर झिरका सीट से लगभग 98,000 वोट से जीता था और इसने बीजेपी के नसीम अहमद को 32,000 वोट से हराया था। नहीं, उनको 32,000 वोट ही मिले थे, ठीक है। अब ये जो खान है जो जीता है, इसके ऊपर यूएपीए भी चल रहा है और 2023 में जो न्यू वायलेंस हुआ था उससे जुड़ा हुआ मामला है जो उस पर चल रहा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता था। अब बीजेपी चलो हरियाणा जीत तो गई, जैसे तैसे निकाल लिया। उसके बाद बीजेपी को यह समझ में आ गया था कि हम हार क्यों रहे हैं, और फिर आप देखिए तेजी से हर स्टेट में इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई। इसमें आप देख रहे थे कि बड़ी तेजी से ये प्रक्रिया महाराष्ट्र में भी की गई थी। एसआईआर की तरह तो नहीं थी जैसे एसआईआर हो रही है कि एक एक इंसान को स्कैन किया जा रहा है, लेकिन हाँ, सरकार ने अपने स्तर पर इन इलीगल्स को ढूंढा और यहाँ से निकालने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में भी ये कार्रवाई चली थी। उसके बाद महाराष्ट्र में इसका क्या फर्क पड़ा आपके सामने है। उसके बाद दिल्ली में भी ये कार्रवाई चली, और दिल्ली में तो ऐसी बस्तियों में जाकर के रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कह रहे थे हम केजरीवाल को ही देंगे, हम बाहर से आए हुए थे, हमें कोई पूछता नहीं था, लेकिन केजरीवाल ने हमको बिजली दी, पानी दी, खाना दिया, हमारे लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाए, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे ऐसे अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में भी ज़रूरत थी इस तरह की सफाई की, दिल्ली में भी इस तरह की सफाई हुई। देख लीजिए आप, द हिंदू की वो है, दिल्ली फॉलोड बाय महाराष्ट्र सेंड बैक द मोस्ट नंबर ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। दिल्ली में सफाई की गई। फिर आप दिल्ली में देखिए बीजेपी जीत गई, ठीक है। बीजेपी के जीत हार से मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष में बड़े स्तर पर ऐसे पार्टीज थी जो इनको पालती पोसती थी। दिल्ली के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में ये चीज देखने को मिली। एसआईआर हुई है बिहार में, तो आपको अल्टीमेट तरीके से देखने को मिली है, और यही चीज हो सकता है आपको बंगाल में देखने को मिल जाए। साथियों, बंगाल में एक ऐसी सरकार का होना बड़ा आवश्यक है जो राष्ट्रवादी हो, क्योंकि बंगाल एक ऐसा बॉर्डर शेयर कर रहा है जो बड़ा ही संवेदनशील है। और किस तरह से बांग्लादेश में बैठ करके मीटिंग्स हो रही हैं, बांग्लादेश में बैठ करके प्लान्स बन रहे हैं, षड्यंत्र बन रहे हैं कि भारत को कैसे दहलाया जाए। इसलिए बांग्लादेश के बॉर्डर को सील करना बड़ा आवश्यक है, और यहां पर किसी राष्ट्रवादी नेता का होना बड़ा आवश्यक है। एक चीज मैं आपको और बताता आया हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे नेता बार बार एसआईआर का या वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इनको बिहार की चिंता नहीं थी, वहां तो ये तेजस्वी को हराया है। इनको बंगाल की भी चिंता नहीं है, इनको तमिल की भी चिंता नहीं है, इनको केरल की भी चिंता नहीं है, इनको चिंता है असम की। राहुल गांधी को लगता है कि मेरी जो जीतने की संभावना है कांग्रेस की वो असम में है। अगर मैंने ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया या इस तरह की चीज़ों को मैं नहीं उठाया तो असम में मामला गर्म नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं असम के चुनाव को जीतने के लिए। वहाँ भी हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अपने तरीके से कार्रवाइयाँ करी हैं, क्या करी हैं वो अलग वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन हाँ, इस देश में बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस तरह के तत्वों को यहाँ से निकाला जाए। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कहीं पर किसी पंचर वाले के रूप में, तो कहीं पर किसी वेटर के रूप में, कहीं पर किसी ठेली लगाने वाले के रूप में, कहीं काम वाले के रूप में, कहीं काम वाली के रूप में, हर जगह मौजूद हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस समय लगभग ऑन रिकॉर्ड बताया जाता है लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी थे जो भारत में भग के चले आए थे। विद द टाइम अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहीं। कोई कहता है कि भारत में इस समय लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं, कोई कहता है 6 करोड़ बांग्लादेशी हैं, कोई कहता है 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। जो भी हो, हैं करोड़ों में ही, और इनके जरिए कोई भी एक्टिविटी कराना बड़ा आसान है। इसलिए आप ये एसआईआर का अच्छा, एसआईआर भी कोई पहली बार नहीं हुई है। एसआईआर भी इस देश में 11वीं बार हो रही है, इससे पहले 10 बार हो चुकी है। लास्ट टाइम 2003 में हुई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर इन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें पता था कि वाजपेयी जी हैं, मतलब ये लोग विरोध करते हैं नेता को देख करके। मोदी जी की छवि ऐसी बन गई है कि मोदी जी अगर कोई भी पॉलिसी लेकर के आए, कोई कदम उठाएं, तो विपक्ष को यह लगता है हमारी हार पक्की। एक खौफ है मोदी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि ये तो एक वोट से भी इनकी सरकार गिर जाती है, ये तो बड़े ही ईमानदार टाइप के हैं, तो वहां पर जो भी करें होने दो। यहां इन्हें पता है कि मोदी जी को अगर 50 वोट भी कम पड़ रहे हैं तो वो भी मैनेज हो जाएंगे, तो खौफ अलग लेवल का है।
तो नेता को देख करके भी खौफ बनता है। एसआईआर पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है, पहले भी 10 बार हो चुकी है। एसआईआर ज़रूरी भी है। हम तो कह रहे हैं कि इतना लेट क्यों हुई भाई, पिछले 20-30 साल में परिवर्तन नहीं आया होगा, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, न जाने कितने लोग पलायन कर गए होंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, न जाने कितने इलीगल तरीके से वोटर आईडी कार्ड बन गए होंगे, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिन पर 2-2 वोटर आईडी कार्ड होंगे। तो क्या ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को रीशफल करना? बिल्कुल ज़रूरी है। तो विपक्ष को दिक्कत क्यों है? अब आप एक चीज़ और देखिए, आपको वैसे ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना था मुझे, पर मैं जोड़ रहा हूँ बात। एक चीज़ पर गौर करिएगा, अभी बिहार में इलेक्शन था, इन्होंने मुद्दा उठाया बिना मतलब का, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। बिहार के मुद्दे तो कुछ नहीं उठाए राहुल गांधी ने। चलो तेजस्वी ने कुछ मुद्दे उठाए कि हम नौकरी देंगे ये देंगे, तो वो भी सब इम्प्रैक्टिकल थे कि हर घर में सरकारी नौकरी, जिसका बजट ही तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद आप तेजस्वी के सभाओं में देख रहे हो गाने बज रहे हैं, भड़काऊ गाने कि बस एक बार सरकार आ जाने दो आरजेडी की, फिर तुम्हारे दुपट्टे से अपना कट्टा पहुंचेंगे। इस तरह के गाने बज रहे हैं, लड़के धमकी दे रहे हैं माइक पर, हर जगह कई सारे ऐसे गाने, कई सारे ऐसी रिदमिक लाइंस गाई जा रही थी, बजाई जा रही थी चुनाव के दौरान, जो ये बताने का प्रयास कर रही थी कि एक बार आरजेडी को आ जाने दो, फिर तुम्हें देख लेंगे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिसने गाने बनाए हैं सबको नोटिस भेजो। आप क्या नोटिस भेज रहे हो? तुम्हारी सभा से गाने बजे हैं, तुम उस पूरे कैंपेन में गानों को बजाते आए हो, अब नोटिस भेजने से क्या? सबसे पहले तो अपने आप को नोटिस भेजो ना। दूसरी बात सुनिए आप, अभी भी यूपी में कई ऐसे नेता हैं जो धमका रहे हैं अधिकारियों को कि एक बार सरकार आ जाने तो फिर बताएंगे। ठीक है साहब, उसी प्रकार से आप लगातार देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार एसआईआर के विरोध में, जिससे कि इलीगल माइग्रेंट्स को बचाया जा सके, लगातार एसआईआर का इस तरह से विरोध जैसे यानी कितनी बड़ी असंवैधानिक प्रक्रिया हो रही है। जब आप इस तरह की अप्रोच रखेंगे, इस तरह के गाने बजाएंगे, अधिकारियों को धमकी देंगे, बिहार इलेक्शन में भी अधिकारियों को धमकी दी गई थी, तब आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जनता आपको वोट देगी? जनता क्या मूर्ख है क्या? ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये चांदी की चम्मच लेके जो नेता पैदा हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है, इनको लगता है जनता मूर्ख है, जो चूरन पकड़ाएंगे जनता ले लेगी। भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई मोबाइल चला रहा है, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो। कोई 1 लाख का मोबाइल चला रहा है तो कोई 5,000 का मोबाइल चला रहा है, मोबाइल सब चला रहे हैं। सबको दिख रहा है कि आप कब क्या बोल रहे हो। सबको पता है कि 15 दिन पहले आप ये बोल रहे थे, आज आप ये बोल रहे हो। तो भैया आपका कंडक्ट खराब है, आपके खुद के नेताओं के आचरण खराब हैं, आपके खुद के नेता बदतमीजी करते हैं, तब आप हारोगे नहीं तो क्या होगा? फिर कहते हो कि वोट चोरी हो गई। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर स्टेट्स पे आप देखिए बड़ी तेज़ी से इस तरह के चूहे निकल के भागेंगे, और जब इनका जहाज़ डूबता है तो चूहे ही सबसे पहले निकल के भागते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देश में देखने को मिलेगा अगले 6 महीने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।